वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कहानी कला के तत्व या शिल्प के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छी कहानी जो वर्तमान के संदर्भ में साथ आ रही है उसकी कसौटी के अग्रलिखित आधार माने गए हैं, जिन्हें कहानी कला या कहानी शिल्प या तत्व के रूप में माना जाता है। फ्रेंड्स, हम इसमें देखते हैं जो कहानी कला के तत्व हैं वो इस प्रकार हैं। किसी भी कहानी के मूल्यांकन के लिए निम्न 6 तत्वों की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, यदि हम किसी कहानी का मूल्यांकन करना चाहें या उसकी समीक्षा करना चाहें तो हम उसको 6 तत्वों के आधार पर कर सकते हैं। वे 6 तत्व कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं वन बाय वन करके। पहला है उद्देश्य। कोई भी कहानीकार किसी उद्देश्य की अवधारणा करने के लिए किसी कहानी की रचना करता है। उसका प्रयास निरुद्देश्य नहीं होता है। फ्रेंड्स, जैसे कोई भी कहानीकार कोई भी किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे प्रसाद जी का, चाहे अमरकांत जी का, चाहे प्रेमचंद जी का, कोई भी कहानीकार हो, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य उस कहानी के लिखने के पीछे होता है। जैसे हम यदि पुरस्कार नामक कहानी की बात करें तो उसमें जयशंकर प्रसाद जी का उद्देश्य यह रहा कि उसमें जो मातृभूमि के प्रति सेवा है उसको दिखाना, और दूसरा उद्देश्य क्या रहा है कि अपने प्रेम के प्रति जो समर्पण है उसको भी दिखाना। यानी दोनों ही प्रकार के वर्णन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। जैसे जो मधुलिका है वह राजकुमार अरुण को जब इन्हीं की सज़ा दिलवाती है अपने राज्य के राजा द्वारा, तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही सज़ा देना उसको राजा चाहता है राजकुमार अरुण को, तो मधुलिका भी उसके साथ जाती है और कहती है मुझे भी उम्र कैद की सज़ा दे दीजिए या मौत की सज़ा दे दीजिए। अर्थात एक प्रकार उसने अपनी मातृभूमि की सेवा की और दूसरी ओर उसने क्या किया, अपने प्रेम की भी मतलब अपने प्रेम को भी आप ये कह सकते हैं कि अपने प्रेम के लिए भी उसने जो कुछ भी करना चाहा वो किया। इस प्रकार प्रसाद जी जो दोनों उद्देश्यों को दिखाना चाहते थे उस कहानी में हमें आराम से देखने को मिलती हैं। फ्रेंड्स, हम आगे चलिए देखते हैं कि प्रत्येक कहानी में आवश्यक रूप से निम्न उद्देश्यों में से कोई ना कोई अवश्य निहित रहता है। पहला है पाठकों का मनोरंजन, दूसरा है किसी गंभीर सत्य की अवधारणा। फ्रेंड्स, जो उद्देश्य है हम इसमें देखते हैं कि कुछ कहानीकार ऐसे होते हैं जो इसलिए वो कहानी लिखते हैं कि उसमें उससे पाठकों का मनोरंजन हो, और जो दूसरे कहानीकार होते हैं उनका उद्देश्य होता है कि किसी सत्य को उजागर करना, किसी सत्य को लोगों के सामने प्रस्तुत करना। यह सत्य कई प्रकार का हो सकता है। इसमें ये भी दिखाया गया है कि यह जो सत्य है जो कहानीकार दिखाना चाहता है वह कई प्रकार का हो सकता है। पहला नैतिक, धार्मिक, सुधारक, मानवीय, अतिमानवीय, वैज्ञानिक अथवा सामाजिक आदि। यानी फ्रेंड्स, से जो सत्य होते हैं हमारे समाज में, हमारे धार्मिक क्षेत्र में, सुधार के क्षेत्र में, मानवीय, अतिमानवीय, वैज्ञानिक चेतना भी इत्यादि जो सत्य होते हैं कुछ कहानीकार उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हम आगे देखते हैं कथा वस्तु। यानी जो कहानी कला का तत्व है उसका जो दूसरा तत्व है वह है कथा वस्तु। यह किसी कहानी का प्रारूप होता है। इस कहानी का मूल महल सुशोभित होता है। इसके विकास की 5 स्थितियां होती हैं। यही जो कथा वस्तु फ्रेंड्स होता है उसकी कहानी के हमें 5 प्रकार के स्टेज देखने को मिलते हैं। पहला आरंभ, दूसरा उत्कर्ष, तीसरा चरमोत्कर्ष, अवरोह, अंत। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जब कोई कहानी होता है तो उसका प्रारंभ किया जाता है, उसे ही कथा वस्तु जो है इसका प्रारंभ होता है। दूसरा क्या होता है, उत्कर्ष। यानी जब हम धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हमें कुछ ना कुछ उसमें इंटरेस्टिंग फील होता है, अर्थात जब कुछ ना कुछ मज़ा आता है तो उसको उत्कर्ष कहा जाता है। और चरमोत्कर्ष, तीसरा क्या है, चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष का मतलब ये होता है कि जब हमें पढ़ते पढ़ते खूब मज़ा आ जाए, अत्यंत आनंद की अनुभूति हो, तो उसे चरमोत्कर्ष अर्थात पीक आप कह सकते हैं कहा जाता है। और इसके बाद क्या है, अवरोह, और क्या है, अंत। किसी न किसी कहानी का अंत तो होता जरूर है, चाहे वह कितनी बड़ी कहानी क्यों ना लिखी गई हो, और किसी न किसी उद्देश्य के साथ उसका अंत किया जाता है। हम आगे फ्रेंड्स देखते हैं कि चरित्र चित्रण। कहानी के लिए चरित्र चित्रण परमावश्यक है। इसके अभाव में कहानी अब पंगु रहेगी। यानी फ्रेंड्स, जो चरित्र चित्रण है, यदि हम वैसे कहानी लिखें, किसी व्यक्ति का नाम ना लिखें, तो मतलब किसी चरित्र को मतलब अपनी कहानी में इंक्लूड ना करें, तो वो क्या होगा, वो कहानी बहुत ही प्रासंगिक नहीं होगी।
यद्यपि चरित्र चित्रण में कहानीकार स्वतंत्र होता है, फिर भी कहानी को प्रभावकारी बनाने के लिए विश्वासों एवं संभावित पात्रों की अवधारणा करना उनके लिए आवश्यक हो जाता है। यानी कि फ्रेंड्स, यदि हम कोई कहानी लिखना चाहते हैं तो किसी न किसी चरित्र चित्रण को, अर्थात किसी न किसी पात्र का वर्णन अपनी कहानी में करना अनिवार्य होता है। फ्रेंड्स, हम चलिए आगे देख लेते हैं क्या इसमें क्या बताया गया है। पात्रों का चरित्र चित्रण कहानी में दो प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से। फ्रेंड्स, चरित्र चित्रण का यदि हम वर्णन करना चाहें अपनी कहानी में तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इनडायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है, जैसे यदि हम किसी ऐतिहासिक घटना को उठाएं, उसमें जो पात्र थे उनका जो नाम था हम हूबहू वही रख दिए। और अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है, जैसे हम कोई ऐतिहासिक घटना को तो अपने दिमाग में सेलेक्ट करते हैं और कहानी लिखते हैं, लेकिन हम पात्रों का नाम बदल देते हैं, पात्रों का धर्म कभी कभी बदल देते हैं, उनकी जाति बदल देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से है वो अप्रत्यक्ष रूप से जो चरित्र चित्रण है वो कहा जाएगा। कथोपकथन, कथोपकथन की कहानी की आत्मा है। कथोपकथन फ्रेंड्स जो होता है ना, इसमें कहानी की बिल्कुल आत्मा उसे कहा जाता है। इसके द्वारा कहानी गतिशील होती है, इसमें नाटकीयता आती है। फ्रेंड्स, जो कथोपकथन होता है, जो कहानी आगे धीरे धीरे फ्लो होती है, जब कहानी अपने क्या कहते हैं, हमने जो कहानी की मतलब क्या कहते हैं जो स्टेज को देखा था, वह था आरंभ, उत्कर्ष और चरमोत्कर्ष और वो अंत। ये जो कहानी की प्रोसेस है एक धीरे धीरे जो आगे बढ़ती है, तो उसमें कथोपकथन की बहुत ही अहम भूमिका होती है। पात्रों के चरित्र का निखार होता है, उनके मानसिक भावों, संघर्षों, अंतर्द्वंद्वों का स्पष्टीकरण होता है। फिर ऐसे जो कथोपकथन है, इसमें हम देखते हैं कि उनके अंतर्द्वंद्वों, संघर्षों इत्यादि का स्पष्टीकरण भी होता है। इतना होने पर भी संवाद छोटे आकर्षक पात्रों की भाव भंगिमा को व्यक्त करने वाले एवं विनोदवर्धक होने चाहिए। फ्रेंड्स, जो संवाद हैं उसमें छोटे होने चाहिए, आकर्षक हों, यानी कि जो उनकी आवाज़ है वो तो स्लो रहे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे बोले, लेकिन सॉरी उनकी आवाज़ ना स्लो हो, जो मतलब उनके जो बोलने की स्पीड है वो धीमी रहे, बाकी जो उनकी आवाज़ है वो तेज रहे। ये संवादी की एक अच्छी क्या कहते हैं पहचान होती है, और इसमें धैर्य, पेशेंस की बहुत आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, जो अगला तत्व है भाषा शैली। भाषा कहानी को व्यक्त करने का एक माध्यम है। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों से कोई भाषा पूछता है कि लैंग्वेज किसे कहते हैं, तो आप लोग कह सकते हैं कि भाषा किसी कहानी को अर्थात किसी भी चीज़ को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। हम आगे देखते हैं कि इसी के माध्यम से कहानीकार अपने तथ्य को पाठकों तक पहुंचाता है। यानी कि जो माध्यम होता है, जैसे आप अंग्रेजी माध्यम, हिंदी माध्यम, उर्दू माध्यम, जो भी माध्यम जानते हैं, जैसे तो उसी के माध्यम से आप अपनी कहानी को लिख सकते हैं। जैसे जो मुंशी प्रेमचंद जी थे, वो अपनी कहानी को पहले उर्दू में लिखा करते थे। उनकी जो सोजे वतन नामक कहानी है वह उर्दू में ही प्रकाशित हुई थी सबसे पहले, तब जाकर उसका हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। इसीलिए भाव का सरल, सरस, स्पष्ट तथा आकर्षक होना आवश्यक है, और शैली भी चटपटी होनी चाहिए जिससे पाठक उनसे प्रभावित हो। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि प्रत्येक कलाकार की अपनी निज की शैली होती है, उसमें उसका व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। फ्रेंड्स, जो भाषा शैली है उसमें हम देखते हैं जो कवि का व्यक्तित्व होता है, जो कहानीकार, सॉरी कवि नहीं, जो कहानीकार है उसका जो व्यक्तित्व होता है, उसकी जो थॉट प्रोसेस होती है, किस दिशा में वह सोचता है, उसके दिमाग में क्या है, वह बिल्कुल हमें झलकती हुई प्रतीत होती है उसकी कहानी में। जो फ्रेंड्स, अब क्या कहते हैं, कहानी कला का जो अगला तत्व है वह है वातावरण। कोई भी कहानी अपने युग और अपने देश में सामाजिक वातावरण की उपज है। वह समस्या, समसामयिक परिस्थितियों, प्रवृत्तियों की परिचायक होती है। उन्हें देश काल परिस्थितियों का सूत्र रूप में व्यक्त करना वातावरण कहलाता है। ये फ्रेंड्स, जो वातावरण है, कोई भी कहानीकार यदि कहानी लिख रहा है तो वह अपने देश काल के अनुसार कहानी लिखेगा, अपनी समसामयिक घटनाओं को अपने प्रदर्शित करेगा, जो यानी कि जो उसके बिल्कुल कंटेम्प्रेरी, समकालीन जो घटनाएं घटित हो रही होंगी उसको अपनी कहानी में दिखाने का प्रयास करेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई कहानी कला के तत्वों के बारे में। अब हम मिलते हैं एक एक
कहानी कला के तत्वों के आधार पर समीक्षा करेंगे। बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।